The Silver Screen presenting Sinners. साल 1932 में स्मोक और स्टैक अपने पुराने शहर क्लार्क्सडेल वापस लौट चुके थे। शिकागो में बिताए वर्षों के दौरान दोनों भाइयों ने अपराध की दुनिया में काम करके काफी पैसा कमा लिया था। अब उनका इरादा उस पैसे से नई जिंदगी शुरू करने का था। इसी मकसद से वे एक स्थानीय जमीन मालिक हॉगवुड से मिलने पहुंचते हैं। हॉगवुड के पास एक पुरानी और वर्षों से बंद पड़ी आरा मिल थी। स्मोक और स्टैक उसे खरीदकर अपने सपनों का जूक जॉइंट बनाना चाहते थे। सौदा जल्दी ही तय हो जाता है, लेकिन बातचीत के दौरान एक दिलचस्प बात होती है। दोनों भाई हॉगवुड को साफ शब्दों में बता देते हैं कि अगर कभी कू क्लक्स क्लैन या कोई और उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो वे पीछे हटने वालों में से नहीं है। जरूरत पड़ी तो हम अपनी जमीन की रक्षा बंदूक से भी करेंगे। हॉगवुड उनकी बात सुनकर हंस देता है। उसे लगता है कि दोनों भाई बेवजह खतरे की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन स्मोक और स्टैक अच्छी तरह जानते थे कि मिसिसिपी की असली सच्चाई क्या है। सौदा पूरा होने के बाद दोनों अपने अगले काम में लग जाते हैं। उनकी योजना थी कि उसी शाम जूक जॉइंट खोल दिया जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें एक अच्छे संगीतकार की जरूरत थी। इसलिए वे अपने अंकल जेडिडाया के घर पहुंचते हैं। वहां उनकी नजर उनके बेटे और अपने छोटे चचेरे भाई सैमी पर पड़ती है। सैमी एक प्रतिभाशाली गिटार वादक था। उसकी उंगलियां गिटार पर ऐसा जादू चलाती थीं कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। स्मोक और स्टैक चाहते थे कि जूक जॉइंट की पहली रात में सैमी ही संगीत बजाए। हालांकि उसके पिता जेडिडाया इस बात से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि यह माहौल सैमी के लिए सही नहीं होगा, लेकिन सैमी के दिल में संगीत बसता था। वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार वो अपने पिता से वादा करता है कि अगली सुबह रविवार की प्रार्थना सभा में समय पर वापस आ जाएगा। इसके बाद तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे उस ट्रक को भी वापस लेते हैं जिसे स्मोक और स्टैक ने पहले छिपा कर रखा था। फिर दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में काम संभालने निकल जाते हैं। स्टैक अपनी कार में सैमी को लेकर आगे बढ़ता है। सफर के दौरान माहौल काफी शांत होता है। तभी स्टैक सैमी से कहता है, सुना है तुम्हारा गिटार काफी मशहूर हो रहा है, कुछ सुनाओ तो सही। सैमी मुस्कुराता है और गिटार बजाना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में कार के अंदर एक खूबसूरत धुन गूंजने लगती है। स्टैक ध्यान से सुनता रहता है। जैसे जैसे संगीत आगे बढ़ता है, उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि सैमी सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभा वाला संगीतकार है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आज रात तुमने यही बजाया तो लोग इस जगह को कभी नहीं भूलेंगे। सैमी के चेहरे पर भी आत्मविश्वास झलकने लगता है। उसे नहीं पता था कि आने वाली रात सिर्फ संगीत और जश्न की नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं की शुरुआत बनने वाली थी जो उन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगी। स्टैक और सैमी की यात्रा उन्हें शहर के पुराने रेलवे स्टेशन तक ले जाती है। वहीं उनकी मुलाकात होती है डेल्टा स्लिम नाम के एक अनुभवी ब्लूज संगीतकार से। स्लिम उम्र दराज जरूर था, लेकिन उसकी आवाज और संगीत का जादू आज भी लोगों के दिलों को छू सकता था। स्टैक उसे जूक जॉइंट में बजाने का न्योता देता है और वो भी इस मौके के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान सैमी की नजर एक खूबसूरत शादीशुदा महिला पियर लाइन पर पड़ती है। सैमी पहले ही उसे पसंद करने लगा था। हिम्मत जुटाकर वो उसे भी उस रात जूक जॉइंट में आने का निमंत्रण देता है। उधर स्टैक के लिए एक पुरानी याद अचानक उसके सामने आ खड़ी होती है। उसकी पूर्व प्रेमिका मैरी। मैरी अब शादीशुदा थी, लेकिन उसके दिल में स्टैक के लिए भावनाएं अभी भी जिंदा थीं। वो साफ शब्दों में कबूल कर लेती है कि इतने सालों बाद भी वो उसे भूल नहीं पाई। स्टैक असहज हो जाता है क्योंकि अतीत फिर से उसके सामने लौट आया था। इसके बाद स्टैक, सैमी और डेल्टा स्लिम कपास के खेतों की ओर निकलते हैं। वहां वे कॉर्नब्रेड नाम के ताकतवर आदमी को ढूंढते हैं। उनका इरादा उसे उस रात जूक जॉइंट का दरबान बनाने का था। कॉर्नब्रेड इस काम के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ स्मोक भी अपने हिस्से की तैयारियों में व्यस्त था। वो ट्रक लेकर शहर पहुंचता है। इसके बाद स्मोक एक ऐसी महिला से मिलने जाता है जिससे उसका रिश्ता कभी बहुत गहरा हुआ करता था। उसका नाम था एनी। कई सालों से दोनों अलग रह रहे थे। मुलाकात की शुरुआत बेहद भावुक होती है।
सबसे पहले दोनों अपनी उस बेटी को याद करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी याद आज भी दोनों के दिलों में जिंदा थी। फिर स्मोक एनी को एक पुराना मोजो बैग लौटाता है। ये वही ताबीज था जो एनी ने वर्षों पहले उसकी सुरक्षा के लिए दिया था। एनी कुछ विशेष रस्में और हुडू जादू करके उस ताबीज की सुरक्षा शक्ति को और मजबूत कर देती है। इसके बाद स्मोक उससे एक और अनुरोध करता है। वो चाहता था कि एनी जूक जॉइंट में बार संभाले और लोगों के लिए कैटफिश तैयार करे। शुरू में वो हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है। दोनों के बीच एक नरम और भावुक पल साझा होता है, मानो पुरानी यादें फिर से जिंदा हो उठी हों। लेकिन उसी समय शहर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में कुछ बेहद अजीब हो रहा था। वहां बर्ट और जोन नाम का एक विवाहित जोड़ा रहता था। रात ढलने ही वाली थी कि अचानक उनके दरवाजे पर एक अजनबी आ पहुंचा। उसका नाम था रेमिक। घबराया हुआ रेमिक दावा करता है कि कुछ चौकटॉ भारतीय उसका पीछा कर रहे हैं और उसकी जान खतरे में है। मानवता दिखाते हुए बर्ट और जोन उसे अपने घर में छिपा लेते हैं। कुछ देर बाद सचमुच हथियारबंद चौकटॉ लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जोन बंदूक तानकर उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर देती है। सबको लगता है कि खतरा टल गया है, लेकिन असली खतरा तो घर के अंदर मौजूद था। जैसे ही चौकटो लोग जाते हैं, जोन को एक भयावह सच्चाई पता चलती है। रेमिक इंसान नहीं था, वो एक वैम्पायर था, और वो पहले ही बर्ट को अपनी तरह बना चुका था। कुछ ही समय बाद जोन भी उसी अंधेरे भाग्य का शिकार बन जाती है। शाम होते होते आखिरकार जूक जॉइंट के दरवाजे खुल जाते हैं। संगीत, हंसी और लोगों की भीड़ से पूरा माहौल जीवंत हो उठता है। शुरुआत में कारोबार अच्छा चलता दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही एक नई समस्या सामने आ जाती है। कई लोग पैसे की जगह प्लांटेशन टोकन देकर भुगतान करने लगते हैं। ये ऐसे टोकन थे जिन्हें सिर्फ कपास के खेतों के मालिकों की दुकानों में इस्तेमाल किया जा सकता था। स्मोक जल्दी ही हिसाब लगाकर समझ जाता है कि अगर यही चलता रहा तो उनके मुनाफे का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। इसी बीच माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है जब मैरी वहां पहुंच जाती है। स्टैक उसे तुरंत वहां से जाने को कहता है, लेकिन मैरी मना कर देती है। वो कहती है, मैं यहां अपने दोस्तों और अपने लोगों के बीच रहना चाहती हूं। स्टैक समझ नहीं पाता कि वो आखिर क्या चाहती है। उधर सैमी को भी एक सुखद आश्चर्य मिलता है। पियरलाइन सचमुच वहां आ चुकी थी। उसे देखकर सैमी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद डेल्टा स्लिम और सैमी मंच पर पहुंचते हैं। दोनों मिलकर संगीत शुरू करते हैं, लेकिन जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे सैमी की उंगलियां गिटार पर चलती हैं, पूरा माहौल बदलने लगता है। वो धुन सिर्फ संगीत नहीं लगती, मानो उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी। जूक जॉइंट में मौजूद हर व्यक्ति उस संगीत में खो जाता है। ऐसा महसूस होने लगता है जैसे समय की सीमाएं टूट रही हों। भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही पल में मिल गए हों। सैमी की धुन हर आत्मा को छू रही थी, लेकिन उसी संगीत ने अनजाने में कुछ और भी जगा दिया था, कुछ ऐसा जो अंधेरे में उनका इंतजार कर रहा था। सैमी और डेल्टा स्लिम की धुन खत्म होते ही माहौल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन उसी समय जूक जॉइंट के मुख्य दरवाजे पर 3 अजीब मेहमान आ पहुंचते हैं। रेमिक, बर्ट और जोन। वे अंदर आने की अनुमति मांगते हैं। रेमिक मुस्कुराते हुए कहता है कि वे भी संगीत पसंद करते हैं, कुछ गाने बजाना चाहते हैं और बदले में पैसे भी देंगे। लेकिन स्मोक को उन लोगों में कुछ अजीब महसूस होता है। बिना ज्यादा सोचे वह साफ मना कर देता है। आज रात तुम लोग अंदर नहीं आओगे। तीनों वहां से हट तो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह जाते नहीं। इसी बीच स्टैक अपनी पुरानी प्रेमिका मैरी के साथ अकेले बैठा होता है। वह उसे अपनी और स्मोक की असली हालत बताता है। बाहर से दोनों भाई सफल दिख रहे थे, लेकिन सच में उनका काफी पैसा इस नए कारोबार में फंस चुका था। मैरी उसकी बात सुनकर मदद करने का फैसला करती है। वह बाहर जाकर रेमिक और उसके साथियों से बात करने लगती है। बातचीत के दौरान वे उसे कुछ अजीब सोने के सिक्के दिखाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद मैरी को एहसास हो जाता है कि ये लोग सामान्य इंसान नहीं हैं। जब रेमिक अपनी असली पहचान की झलक दिखाता है तो मैरी डर जाती है और उनसे दूर जाने को कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
कुछ ही पलों में रेमिक उसे भी अपने जैसा बना देता है। थोड़ी देर बाद मैरी वापस जूक जॉइंट लौटती है। कॉर्न ब्रेड उसे पहचान कर अंदर आने देता है। अंदर आते ही वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह स्टैक के पास जाती है, धीरे धीरे उसे अपने साथ नाचने के लिए मनाती है। फिर दोनों एक साइड वाले कमरे में चले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही सब बदल जाता है। अचानक मैरी अपने नुकीले दांत स्टैक की गर्दन में गड़ा देती है। खून तेजी से बहने लगता है। स्टैक जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद स्मोक अपने भाई को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है। जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर उसका खून खौल उठता है। बिना एक सेकंड गवाए वह मैरी पर गोलियां चला देता है। मैरी कई गोलियां खाने के बाद जमीन पर गिर जाती है। सबको लगता है कि वह मर चुकी है, लेकिन अगले ही पल वह हंसते हुए फिर खड़ी हो जाती है, मानो गोलियों का उस पर कोई असर ही न हुआ हो। इसके बाद वह खिड़की से बाहर निकलकर अंधेरे में गायब हो जाती है। स्मोक तुरंत स्टैक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घाव बहुत गहरे थे। कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। आखिरकार वे स्टैक के शरीर को स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। फिर पार्टी रोक दी जाती है और मेहमानों से घर जाने को कहा जाता है। उधर बो चाओ भी अपनी कार स्टार्ट करने बाहर निकल जाता है। इस दौरान कॉर्न ब्रेड बाहर गया हुआ था और उसकी जगह डेल्टा स्लिम दरवाजे की निगरानी कर रहा था। कुछ देर बाद कॉर्न ब्रेड वापस लौटता है, लेकिन उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अंदर आने की जिद करने लगता है। सभी को उसका रवैया अजीब लगता है। वे उसे अंदर नहीं आने देते। कॉर्न ब्रेड अपने पैसे मांगता है। स्मोक दरवाजे की दरार से उसके पैसे बाहर बढ़ा देता है, लेकिन तभी कॉर्न ब्रेड अचानक उसका हाथ काटने की कोशिश करता है। स्मोक तुरंत गोली चला देता है। गोली लगने के बावजूद कॉर्न ब्रेड गिरता नहीं, वह अभी भी हिल रहा था। अब अंदर मौजूद सभी लोगों को समझ आने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वे तुरंत दरवाजा बंद करके खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। तभी स्टोर रूम की तरफ से आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। यह स्टैक की आवाज थी। स्मोक का दिल पिघल जाता है, लेकिन एनी उसे रोकती है। मत खोलो, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। तभी अचानक स्टोर रूम का दरवाजा टूट जाता है। स्टैक बाहर निकल आता है। एनी तुरंत अचार वाले लहसुन का नमकीन पानी उसके ऊपर फेंक देती है। जैसे ही वह तरल उसके शरीर पर पड़ता है, उसकी चमड़ी जलने लगती है। दर्द से चीखता हुआ स्टैक दरवाजे से बाहर भाग जाता है। अब भयानक सच्चाई सामने आती है। रेमिक ने सिर्फ मैरी या कॉर्न ब्रेड को नहीं बदला था। जूक जॉइंट से जो भी लोग बाहर गए थे, वे लगभग सभी उसके शिकार बन चुके थे। यहां तक कि बो चाओ भी। पूरा इलाका धीरे धीरे वैम्पायरों से भरता जा रहा था। रेमिक बाहर खड़ा होकर बातचीत शुरू करता है। वह कहता है कि उसका असली लक्ष्य सैमी है। उसे लगता है कि सैमी के संगीत में कोई रहस्यमयी शक्ति है, ऐसी शक्ति जो उसे उस चीज तक पहुंचा सकती है जिसकी वह सदियों से तलाश कर रहा है। इसके बाद वह अंदर मौजूद लोगों को लालच देने की कोशिश करता है। वो कहता है, हमारे साथ आ जाओ। वैम्पायर बनकर तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। दुनिया ने जो अपनापन तुमसे छीन लिया है, हम तुम्हें वो दे सकते हैं। लेकिन स्मोक उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो साफ कह देता है, सैमी को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करेंगे। उधर ग्रेस डर से कांपने लगती है। उसका पति बो अब वैम्पायर बन चुका था और वो बाहर खड़ा होकर कह रहा था कि वो घर जाकर उनकी बेटी लीसा को भी अपने जैसा बना देगा। ये सुनकर ग्रेस की हालत और खराब हो जाती है। स्मोक जल्दी ही एक योजना बनाता है। उसे लगता है कि अगर वे किसी तरह रेमिक को मार दें तो बाकी सभी लोग सामान्य हो जाएंगे। शायद स्टैक भी वापस लौट आए। लेकिन एनी सिर हिलाती है। वो बताती है कि मामला इतना आसान नहीं है। जो लोग बदल चुके हैं वे अब सचमुच मर चुके हैं। उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। अब उन्हें रोकने का सिर्फ एक तरीका है, या तो सूरज की रोशनी या फिर सीधे दिल में लकड़ी का खूंटा। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अब सभी समझ चुके थे कि रात अभी बहुत लंबी है। अब सभी को समझ आ चुका था कि उनकी एक ही उम्मीद बची है, किसी तरह सुबह होने तक जिंदा रहना। अगर सूरज निकल आया तो बाहर मौजूद सारे वैम्पायर जलकर खत्म हो जाएंगे। लेकिन रेमिक भी यह बात जानता था
इसलिए वो और उसके साथी जूक जॉइंट के बाहर एक अजीब और डरावनी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो आवाज इतनी भयावह हो जाती है कि अंदर बैठे लोगों के दिमाग पर असर पड़ने लगता है। सबसे पहले ग्रेस टूट जाती है। डर और निराशा में वो चिल्ला उठती है। उसकी यह हरकत बाकी लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। कुछ ही देर में वैम्पायर अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। जूक जॉइंट एक खूनी युद्ध का मैदान बन जाता है। हर तरफ चीखें, गोलियों की आवाज और अफरा तफरी फैल जाती है। इस संघर्ष में ग्रेस गिर जाती है। फिर पियर लाइन भी उनकी पकड़ में आ जाती है और आखिरकार एनी भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। लेकिन एनी जानती थी कि अगर उसे वैम्पायर बना दिया गया तो वो कभी शांति नहीं पा सकेगी। आंखों में आंसू लिए वो स्मोक से एक आखिरी गुजारिश करती है, मुझे उनके जैसा मत बनने देना। स्मोक का दिल टूट जाता है, लेकिन वो उसकी इच्छा का सम्मान करता है। भारी मन से वो उसके दिल में लकड़ी का खूंटा घोंप देता है। एनी हमेशा के लिए उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। उधर डेल्टा स्लिम एक बहादुरी भरा फैसला लेता है। वो खुद को बलिदान कर देता है ताकि स्मोक और सैमी वहां से निकल सके। उसकी कुर्बानी की बदौलत दोनों बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन बाहर भी उनका इंतजार मौत ही कर रही थी। उनके सामने खड़े थे रेमिक और अब वैम्पायर बन चुका स्टैक। स्मोक का सामना अपने ही भाई से होता है। वही रेमिक सीधे सैमी के पीछे पड़ जाता है। वो सैमी को भी अपने जैसा बनाना चाहता था। सैमी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करता है, लेकिन रेमिक उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। आखिरकार सैमी अपना गिटार उठाता है और पूरी ताकत से रेमिक के सिर पर दे मारता है। गिटार टूट जाता है, लेकिन उसके अंदर लगा चांदी का हिस्सा रेमिक के सिर में धंस जाता है। पहली बार रेमिक दर्द से चीखता है और तभी स्मोक पीछे से आ पहुंचता है। मौका देखते ही वो लकड़ी का खूंटा सीधे रेमिक के दिल में घोंप देता है। रेमिक दर्द से तड़प उठता है। कुछ ही सेकंड बाद उसका शरीर आग के एक विशाल स्तंभ में बदल जाता है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आखिरकार सुबह होने लगती है। सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ती हैं। सैमी और स्मोक खड़े होकर यह दृश्य देखते हैं। जैसे ही धूप बाकी वैम्पायरों को छूती है, वे एक एक करके आग में जलने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरी रात का आतंक राख बन जाता है। सैमी और स्मोक बच गए थे। इसके बाद स्मोक अपने भाई और अपनी खो चुकी दुनिया को पीछे छोड़ने का फैसला करता है। वो सैमी को कार की चाबियां देता है। ये शहर छोड़ दो, अपनी जिंदगी जियो। फिर वो ट्रक के पीछे रखा हथियारों का बड़ा संदूक निकालता है, क्योंकि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे याद था कि रेमिक ने एक अहम बात बताई थी। बर्ट दरअसल स्थानीय कू क्लक्स क्लैन नेता का बेटा था, और वो नेता कोई और नहीं बल्कि हॉगवुड था। स्मोक को यकीन था कि वे लोग जल्द ही यहां आएंगे, और ठीक वैसा ही होता है। कुछ देर बाद हॉगवुड अपने हथियारबंद आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वे सोच रहे थे कि अब सब कुछ उनके नियंत्रण में होगा, लेकिन स्मोक तैयार था। वो एनी का दिया हुआ सुरक्षा ताबीज उतारता है, फिर अंधेरे से निकलकर उन पर हमला कर देता है। एक एक करके वो हॉगवुड के आदमियों को खत्म कर देता है, लेकिन गोलीबारी के दौरान उसे भी कई गोलियां लग जाती हैं। आखिरी सांसों में उसे एक खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। एनी और उनकी छोटी बच्ची दोनों मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे, और फिर स्मोक की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। उधर सैमी अपने पिता के चर्च लौटता है। उसे खून से लथपथ देखकर उसके पिता घबरा जाते हैं। वो सैमी से कहते हैं, ब्लूज संगीत को छोड़ दो, यही सब मुसीबतों की जड़ है। लेकिन सैमी अब अपना रास्ता चुन चुका था। वो कुछ नहीं कहता, बस अपने टूटे हुए गिटार को उठाता है और भाइयों की कार लेकर वहां से चला जाता है। साल गुजरते जाते हैं, दशक बीत जाते हैं। सैमी दुनिया के सबसे मशहूर ब्लूज संगीतकारों में से एक बन जाता है। 1992 शिकागो। एक शानदार प्रस्तुति के बाद बूढ़ा हो चुका सैमी अकेला बैठा होता है। तभी दो अनजान चेहरे उसके पास आते हैं, लेकिन वे अनजान नहीं थे। वे थे स्टैक और मैरी। दोनों अब भी वैम्पायर थे। सालों पहले सूरज निकलने से पहले वे जूक जॉइंट से भाग निकले थे। स्टैक बताता है कि स्मोक ने उसकी जान इस शर्त पर छोड़ी थी कि वो कभी सैमी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
कुछ देर बाद स्टैक सैमी की ओर देखता है और कहता है, तुम्हारा समय अब ज्यादा नहीं बचा। वो उसे वैम्पायर बनाकर अमर करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन सैमी मुस्कुरा देता है। वो इनकार कर देता है। उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह जी ली थी। फिर स्टैक एक आखिरी इच्छा जाहिर करता है। वो कहता है कि उसने वर्षों तक सैमी का संगीत सुना है, लेकिन आज वो वही पुरानी धुन सुनना चाहता है जो उस रात जूक जॉइंट में बजाई गई थी। सैमी धीरे से अपना पुराना मरम्मत किया हुआ गिटार उठाता है और बजाना शुरू कर देता है। वही धुन, वही एहसास, वही यादें। संगीत के बीच सैमी धीरे से कहता, आज भी मुझे उस रात के सपने आते हैं, लेकिन सच कहूं, सूरज डूबने से पहले तक वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। स्टैक की आंखों में भी पुराने दिनों की चमक लौट आती है। वो मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरे लिए भी। वो आखिरी दिन था जब मैंने अपने भाई को देखा था, और आखिरी दिन था जब मैंने सूरज की रोशनी महसूस की थी। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर स्टैक धीरे से कहता है, और शायद वही एक दिन था जब मैं सच में आजाद था। गिटार की धुन बजती रहती है और इसी भावुक पल के साथ कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन हमारी अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक और हैरान कर देने वाली है। अगर आपको ऐसी अनसुनी और दमदार फिल्मों की कहानियां पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।